बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर को खाली करने की डेडलाइन गुज़श्ता रात खत्म हो चुकी है। तकरीबन 50% के करीब नस्ला टावर खाली किया जा चुका है, मगर अभी तक नस्ला टावर्स के रिहायशियों को ना तो कोई मुआवजा दिया गया है और ना ही कोई अल्टरनेट रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है, जबकि बड़ी तादाद में रिहायशियों ने अपने घर खाली करने से इनकार कर दिया है। कराची की इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू करते ही यूटिलिटी के जो कनेक्शन हैं वो काटने शुरू कर दिए हैं। सुई सदन गैस कंपनी ने नस्ला टावर की गैस, वाटर बोर्ड की टीम ने पानी की लाइन और के इलेक्ट्रिक ने बिजली के कनेक्शंस भी काट दिए हैं। नस्ला टावर के मकीन टावर गिराने के खिलाफ इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। साथ में नस्ला टावर के मुतासरीन जो हैं वो चीफ जस्टिस और कमिश्नर कराची से बिल्डर्स से फ्लैट की रकम वापस दिलवाने का भी मुतालबा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी रकम जो है वो हमें वापस दिलवाई जाए। अगर इस हवाले से एक फैसला हो ही चुका है और हतमी फैसला हो चुका है तो फिर उनको कॉम्पनसेट किया जाए। मुतासरीन के बकौल हमारे पास रहने के लिए कोई और ठिकाना नहीं है, रकम वापस नहीं दी गई तो इमारत के साथ हम भी ज़मीन बोझ हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इस टावर को गिराने के लिए कमिश्नर कराची ने अखबारात में इश्तिहारात दे दिए हैं जी। इश्तिहार में इमारत गिराने में महारत रखने वाली कंपनी से राबते के लिए दरखास्त की गई है। ताहम मुतल्लका हुकूमती इदारों की मुशावरत में ये सामने आया है कि किसी भी हुकूमती इदारे के पास ऐसा ऑपरेशन सर अंजाम देने की तरबियत या सलाहियत मौजूद नहीं है, जिसके बाद निजी इदारों की खदमात हासिल करने के लिए ये इश्तिहार दिया गया है। अभी तक कंट्रोल ब्लास्टिंग से टावर गिराने वाली किसी भी कंपनी के साथ कोई मुआहदा नहीं तय पाया है। अब देखना यह है कि टावर को गिराने के लिए किस कंपनी को ठेका दिया जाएगा। 8 अप्रैल 2021 को चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन के संगम पर कायम कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया था। 19 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तफसीली फैसले में नस्ला टावर को फौरी तौर पर गिराने और अलॉटीज को 3 महीने के अंदर रकम वापस करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था और अभी तक किसी को भी रकम जो है वो वापस नहीं हो सकी। क्या वजह है कि कराची इंतजामिया की नाक के नीचे टावर की तामीर हुई और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से नस्ला टावर को NOC 2013 में भी जारी जो है वो हो गया। हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक चीफ कमिश्नर कराची ने 1957 में मज़कूरा प्लॉट में 264 गज के इजाफे की मंजूरी जो है अब वो भी दी थी। बहरहाल इसके हवाले से मजीद भी इस तरह की जो है वो डिटेल्स हैं, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला नस्ला टावर के रिहायशियों का है, उस बेकसूर अवाम का है जो कि जिनको इस वक्त जो है वो अपनी दुनिया अंधेर नजर आ रही है। जब आपके सर से छत छीन ली जाती है तो आपके क्या जज्बात हो सकते हैं, उस तरह के जज्बात उनको समझ नहीं आता कि वो अपने बच्चों को, अपने बूढ़े वालिदैन को लेकर कहाँ पर दरबदर हो। कामरान सुहेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नस्ला टावर के पास मौजूद है। कामरान मुझे बताएगा कितने फ्लैट्स खाली हो चुके हैं, क्योंकि गुज़श्ता रात जो है अब वो डेडलाइन तो खत्म हो चुकी है और कितने लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वहां से तमाम कनेक्शंस जो बिजली के, पानी के, गैस के सब काट दिए गए हैं, तो किस तरह से लोग जो है वो वहां पर बैठे हुए हैं? देखिए आयशा, इस वक्त जो सूरत हाल यहाँ की है नस्ला टावर के अंदर जो है वो मकीन इस वक्त मौजूद है। हमारी उन लोगों से कुछ बात हुई है, वो खासे मायूस हैं। उसके बाद जो है वो उन्होंने यहाँ से फ्लैट्स खाली करना शुरू किए हैं। तकरीबन 50% से ज़ायद जो है वो फ्लैट्स यहाँ पे खाली हो चुके हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि यहाँ पर किराए पर रह रहे थे, लेकिन जो मालकाना हुकूक के तहत इस फ्लैट में रह रहे हैं वो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। वो किसी सूरत यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया और चूंकि यहाँ पर उनका ये कहना था कि उनकी इंतजामिया से बातचीत चल रही है, कमिश्नर कराची ने उनकी डेडलाइन बढ़ा दी है, इतवार तक का उनको टाइम दिया है कि इस फ्लैट को खाली कर दिया जाए, यहाँ से सामान शिफ्ट किया जाए। चूंकि यहाँ पर इंतजामिया ने जो है वो उनकी बिजली के कनेक्शन काट दिए हैं, गैस के कनेक्शन काट दिए हैं, पानी की लाइनें काट दी गई है। सबसे बड़ा मसला शिफ्टिंग के दौरान ये दरपेश आ रहा है कि लिफ्ट जो है वो बिजली से चलती है और यहाँ पर जनरेटर का जो बंदोबस्त है वो भी खातिर ख्वाह ज़्यादा नहीं हो सकता, जिसकी वजह से जो ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। कमिश्नर कराची ने इनकी मुश्किलात को समझा और इनको ये डेडलाइन जो है उनकी बढ़ाई है इतवार तक। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि यहाँ पर शिफ्टिंग जो है वो एक मुश्किल मरहला है जब तक यहाँ पर बिजली बहाल नहीं की जाती। उन्होंने ये डिमांड भी की है कमिश्नर कराची से इनकी बिजली बहाल की जाए ताकि लिफ्ट चले और जो सामान इनका यहाँ पर मौजूद है वो निकाल सके। लेकिन जो मालकाना हुकूक के तहत यहाँ रह रहे हैं, जिनका अपना फ्लैट है, जिन्होंने परचेज किया था फ्लैट, वो इस वक्त जो है वो खासे मायूस हैं। उनका यही कहना है कि हमें मुआवजा दिया नहीं गया, हमारा अभी तक कोई बंदोबस्त हुआ नहीं है, तो हम ये फ्लैट को किस तरह खाली करें। अभी भी वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं
किसी उम्मीद का इंतजार कर रहे हैं कि कोई इनके लिए बात करे, कोई इंतजामिया से बात करे, कोई चीफ जस्टिस से बात करे। आज ये लोग भी चीफ जस्टिस के पास गए थे, लेकिन जो उनके स्टाफ ने इनको मिलने नहीं दिया, माजरत कर ली थी कि वो चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं करा सकते। इसलिए जो है वो अभी सूरत हाल यहाँ पे जू की तू है, लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जो किराएदार हैं वो जो है वक्तन फवक्तन जो है वो इस फ्लैट को खाली कर रहे हैं। जी सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कामरान के ये जो लोग मालिकाना हकूक के साथ जिनके अपने फ्लैट्स थे यहाँ पर, कोई यकीन दहानी उनको नहीं कराई गई? जब ये ऑर्डर्स जब दिए गए कि उनको जो है कॉम्पनसेट किया जाए, तो तब भी उसके बाद भी जो है वो कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि उनको कोई तसल्ली दी जाती या यकीन दहानी कराई जाती या कोई टाइम पीरियड दिया जाता जी कि इतने अरसे में आपको कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा या फिर किस्तों में अदायगी कर दी जाएगी, कोई इस तरह की बात की होती? तो कोई बातचीत इस तरह की नहीं हुई। देखिए, बिल्डर्स की एक तंजीम है आबाद, उनके लोग भी इस वक्त यहाँ मौजूद है। मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है, तकरीबन जो है वो 1 अरब 32 करोड़ की रकम बनती है मौजूदा वैल्यू के हिसाब से, जो 44 फ्लैट्स हैं जो मालकाना हकूक रखते हैं उनको देने के लिए। लेकिन मसला वही पैदा होता है कि इतनी बड़ी रकम यकमुश्त अदा कैसी की जाए। तो इसके लिए जो है वो आबाद वाले यहाँ तो बैठे हुए तो ज़रूर है, लेकिन वो बात कर रहे हैं कि कुछ सिलसिला सरकार की तरफ से भी या हुकूमत की तरफ से भी कंपलसेट हो जाए। लेकिन अभी तक ये मामला जू का तू है, और जो यहाँ के रिहायशी हैं वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब तक इनको कंपलसेट नहीं किया जाए, इनको मुआवजा नहीं दिया जाए, ये घर कैसे खाली करे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास अभी किराए का जो है वो मकान ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको वो मकान मिल नहीं रहा, क्योंकि कराची के अंदर जो है वो इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बहुत मुश्किल काम है कि घर अगर छिन जाए या छत छिन जाए तो उसके बाद किराए के मकान पर जाना खासा मुश्किल है। और यही वजह है कि लोग अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं, किसी चीज के इंतजार में है, कोई इनसे बात करे, कोई उम्मीद बना जाए। नहीं लगता कि ये जिस किस्म के मसाइल हैं, एक तो कॉम्पनसेशन की वो बात करें कि जब तक उस हवाले से कुछ अनाउंस नहीं हो सकता हम नहीं छोड़ सकते, फिर आपने कहा कि लोगों को मकान जो किराए पर भी लेना चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो ये तो डेडलाइन तो कम है, ये जो इतवार तक की डेडलाइन भी बढ़ाई गई उसके बाद भी मेरे ख्याल में मसला तो नहीं हल होगा। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ जो डेडलाइन ख़त्म हुई थी उसके बाद ये डेडलाइन बढ़ाई गई है। अगर ये खाली नहीं करते, लाजमी सी बात है, तो फिर इनको मजीद डेडलाइन बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मकीनों की मौजूदगी के अंदर तो जो है वो ये फ्लैट को सील नहीं किया जाता, इस बिल्डिंग को सील नहीं किया जा सकता। और जिस तरह ये चीफ जस्टिस साहब का ये ऑर्डर है कि इसको डिमोलिश कर दिया जाए, तो उसमें भी जो है वो खासी पेचीदगियां हैं कि यहाँ पर जो है वो आपके पास इतना वो तजर्बा नहीं है, लोगों के पास एक इदारा है जो कि ये काम करता है, लेकिन अर्बन एरिया के अंदर इस पर मजीद भी आगे बात करेंगे जी। बहुत शुक्रिया। कामरान सोहेल हमारे साथ मौजूद थे नस्ला टावर की बाहर से। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना जी। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक मेयर कराची, और इसके अलावा फवाद अहमद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और हमें बताएंगे कि क्या है इसके पीछे हकीकतें और असल जिम्मेदार कौन है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर को गिराने के जो अहकामात जारी किए गए हैं और उसकी डेडलाइन गुज़श्ता रात खत्म भी हो चुकी है। लोगों के उस वक्त वहाँ पर क्या हालात हैं, किस तरीके से किन मुश्किलात का सामना है, ये अभी हमारे नुमाइंदा कामरान ने आपको बताया भी है। मजीद इसके ऊपर बात करेंगे, कुछ टेक्निकल चीज़ें भी यकीनन इसके अंदर होंगी, और ये भी कि आखिर जिम्मेदारी जो है वो इवेंचुअली किसकी बनती है। हमारे साथ मौजूद है जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, साबिक मेयर कराची और चेयरमैन हैं पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के। इसके अलावा एंकर पर्सन तंज़ियाकार फवाद अहमद साहब ने भी हमें जो है वो ज्वाइन किया, और बिल्कुल फवाद का चूँकि ताल्लुक़ कराची से है तो हदूद अरबा और तमाम जो हक़ाइक़ क्या इसके पीछे की स्टोरी है वो भी यकीनन फवाद जो है वो बड़े बेहतर अंदाज में हमें बयान कर सकते हैं। फवाद, सबसे पहले मैं आपसे ही आगाज़ कर लेती हूँ, मुझे बताइएगा कि असल मसला है क्या, और इवेंचुअली अब जिस तरीके से लोगों की हालत है, जो वो आओ बका कर रहे हैं और जिस तरीके से वो बेसुरा समानी की हालत में, तो सबसे पहला सवाल जो आता है वो यही आता है कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है ये? देखिए आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो आपने इब्तिदा में कहा ना कि ये इसका असल में टेक्निकल ग्राउंड्स क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, वो तो मैं बताया था, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब असल जिम्मेदारों का तयन ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये कराची के मेयर रहे हैं, और न सिर्फ मेयर रहे हैं बल्कि वो मेयर रहे हैं कि जो मुकम्मल इख्तियारात के साथ था, जिसे सिटी नाज़िम कहा जाता था, जिसके मातहत तमाम ही इदारे आते थे जिनके हवाले से कहा जाता है कि वो कराची के म्यूनसिपल निज़ाम के अंदर मेयर के अंडर होने चाहिए। अच्छा, मसला ये था कि ये प्लॉट नंबर है 193A, सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी का ये इलाका है, शारा फैसल से मुत्तसिल है। यहाँ से शारा कायदीन का एक ब्रिज उतरता है, जो अगर शारा फैसल से किसी को शारा कायदीन की तरफ जाना हो, मज़ार कायद की तरफ जाना हो, तो यहाँ से जाया जा सकता है। उसके लिए ब्रिज बनाया गया था 2003-04 के अंदर।
मामला ये था कि ये प्लॉट जो है इब्तिदा में 1957 के अंदर ये सड़क जो जा रही है ड्रिग रोड थी उस वक्त, इसका नाम बाद में ज़िया-उल-हक के दौर में इसको शारा फैसल करार दिया गया। ये 280 फीट थी जो उस वक्त कम करके जो है वो 40-40 फीट दोनों साइड से लोगों को सेल कर दी गई थी, यानी कि 240 फीट ये रह गई है, 280 फीट से 20-20 फीट दोनों साइड से बेच दी गई थी। अच्छा, ये सिर्फ नस्ला टावर वाले प्लॉट के साथ नहीं हुआ कि उनको कहा गया हो कि जी आप 700 सवा 700 गज का आपका प्लॉट है तो साथ आप ये जमीन खरीद लें, बल्कि यहाँ पर 44 ऐसी इमारतें मौजूद हैं कि जो अब भी मौजूद है एफटीसी तक, यानी कि अगर आपने शारा कायदीन वाले ब्रिज से लेके एफटीसी की तरफ, सदर की तरफ जाना हो तो एफटीसी ब्रिज तक 44 ऐसी इमारतें मौजूद हैं कि जिन्होंने उससे चीफ कमिश्नर के का जो मामला था उससे मुस्तफीद हुए। उसके बाद ये हुआ कि बाद में जब शारा कायदीन का ब्रिज बन रहा था तो उस वक्त जमीन का कुछ 70 गज का एक टुकड़ा था, 70 फीट का टुकड़ा था, 70 फीट या 70 गज का एक टुकड़ा था जिसको सर्विस रोड कहा जाता है, उससे तशबीह दी जाती है। वो सर्विस रोड भी इस प्लॉट के अंदर शामिल किया गया, उसको भी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने इस ओनर को बेचा, यानी कि तमाम का तमाम मुख्तार कार भी उसके अंदर शामिल था, यानी कि तमाम का तमाम इंतकाल जमीन जो हुआ वो थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ, तमाम उसमें फॉर्मेलिटीज को पूरा किया गया, तमाम मामला को पूरा किया गया। अब मामला यह है कि उसके बावजूद अब इस इमारत को तोड़ने का हुक्म दिया जा रहा है। जाहिर है कोर्ट में केस किसने प्रोसीड करना था, केडीए ने करना था, केएमसी ने करना था, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने करना था, लेकिन वहां तो सिस्टम चल रहे हैं, वहां तो जो है पूरे पैकेज चल रहे हैं कि किस तरीके से पैकेज हासिल करें, 10%, 15%, 20%, 30% दें, नक्शा पास कराएं, उसके बाद बिल्डिंग बना लें। तो जब हर जगह पे पैकेज चलेंगे, करप्शन होगी, सिस्टम चलेंगे, साइंस सिस्टम चलेंगे, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम चलेंगे, तो फिर इसी तरह की चीजें होंगी कि जिन लोगों ने इस इमारत को बचाना था। अच्छा, ये इमारत इस वक्त 1100 तकरीबन 11.25 गज के ऊपर मुश्तमिल है, वहां पर मौजूद है। किसने कोर्ट को जाकर समझाना था, बताना था, किसने कोर्ट में इस केस को चलाना था कि जी उस इलाके को, उस एरिया को तोड़ ले इमारत की कि जो गैर कानूनी है, या वहां पर कोई ऐसा मामला कर ले कि उसको रेगुलाइज कर ले। लेकिन मसला यह है कि जब सिस्टम अदा ना किया जाए, जब हर तरफ करप्शन हो, जेबें भरी जा रही हो, तो फिर यही मामला होता है कि कोई जो है वो यतीमों का, गरीबों का, मिस्किनों का पुरसाने हाल नहीं होता। ज्यादा बेहतर इसके ऊपर मुस्तफा कमाल साहब बताएंगे कि आगे इसका मामला क्या है। साहब की तरफ ही मैं जाना चाहूंगी। मुस्तफा कमाल साहब, आप मेयर रह चुके हैं, इंतजामी मामलात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। एक राय फवाद साहब की भी थी, यकीनन उन्होंने कुछ इसके ऊपर काम किया होगा, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता है कि किस तरीके से मामला जो हैं वो चलते हैं, किस तरीके से जो है कहां पर कोई एक ऐसी करप्शन होती है जिसकी वजह से फिर इस तरह के नताइज का हमें सामना करना पड़ता है, जो कि आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो कहां जाएं अपने बच्चों के साथ, अपने बूढ़े वालिदैन के साथ, कोई जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में? जी, हमारे यहाँ रिवाज ये है कि जिसके पास पावर आ जाती है और जब अपने वो पावर को एक्सरसाइज करना शुरू करता है तो वो ये नहीं सोचता कि उसने मसाइल हल करने हैं, बल्कि वो ये कर रहा होता है अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए कि वो मसाइल को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होते हैं। मसाइल को, इश्यूज को एक रिजॉल्व करने के बजाय इश्यूज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो ये जगह तो ठीक हो जाती है, जहां पर वो इस इश्यूज को भेज देते हैं वहां पर और ज्यादा गंदबला फैल जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मुद्दतों से जो हमारे यहाँ अथॉरिटीज है ना, उनको जब भी अथॉरिटी इस्तेमाल करनी होती है तो उन्होंने एंड टू एंड सोल्यूशन इसका नहीं देखा। इस केस की अगर बात कर लें आप, तो इसमें बिल्कुल अगर मैंने रिहायशियों के पास गया, जो लोग हैं उन बेचारों की कोई डिमांड नहीं, वो कहते हैं जी हम बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार हैं, हमने तो तमाम एनओसीज को देखकर अपनी हलाल रोजी से ये तमाम चीज़ें परचेज की हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है। तो बिल्कुल सही बात है उनकी, उनको ही कहते हैं अच्छा भाई, वही कहते हैं अब भी अगर जब ये इमारत बन रही थी किसी ने नहीं रोका, जब इसका इश्तिहार छप रहा था किसी ने नहीं रोका, जब ये इमारत बन गई और 4 साल हमें हो गए यहाँ पे रहते हुए, किसी ने नहीं पूछा, अब आकर कहते हैं इसको तोड़ना है। अच्छा जी ठीक है, हम तैयार हैं, वॉलंटियरली हम तैयार हैं इस तमाम अपार्टमेंट को खाली करने में। जो चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर है, उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि जो लोग हैं उनको कॉम्पनसेट किया जाए, इनके घरों में जो उनकी रियल अमाउंट्स हैं, जो इस ज़माने की कीमतें हैं, वो इनको देकर इसको खाली किया जाए। जो लोग इस वक्त अभी जुडिशरी और इंतज़ामिया वो इस वाली बात पर अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं कि उनको पहला वाला ऑर्डर, पहला पैराग्राफ जो है कि भाई इसको खाली कराना है, भाई दूसरे पैराग्राफ उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है कि भाई इनको पैसे में कमिश्नर की ड्यूटी लगाई है। एक दफ़ा हमारा ये कहना है कि भाई एक दफ़ा जब आप इनको खाली करा लेंगे, तोड़ लेंगे, तो ये मासूम शहरी बेचारे उस कमिश्नर के पीछे कहाँ जा रहे होंगे। हमारी इतनी सी गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब से कि भाई वो अभी 2, 4, 10 दिनों में ये मसला हल हो सकता है। उस कमिश्नर को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बिठाएं, 110
करोड़ रुपए की बात है टोटल, लेट्स से 1.25 अरब रुपए की बात है। ये 1.25 अरब रुपए ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसका काम है इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना, सही कंस्ट्रक्शन कराना, जो कि अदर वे अराउंड है कि वो सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन कराती है, ये उसके आधे दिन की रिश्वत है, आधे दिन की। ये एक दिन में ये मसला हल हो सकता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बिठाएं चीफ जस्टिस साहब, उनको कहें कि जी अपने अपने पास से इनको कंपनसेट करें, इनको फारिग करें, उसके बाद आप इस बिल्डिंग को गिराएं। और ना कि सिर्फ ये गिराएं, मेरी बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब की अगर इंटेंशन ठीक है तो उनको जो लोग इस बिल्डिंग के बनवाने वाले हैं, जो केबीसीए एसबीसीए के लोग हैं, जो इसकी परमिशन देने वाले हैं, जब तक आप उनको कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे तो इसी तरह से है कि एक गलत माल कहीं पर दुकान पे पड़ा हुआ है, आप उस माल को तो उठा रहे हैं लेकिन आप पीछे से गलत काम करने वाला माल बनाने वाली फैक्ट्री को बंद नहीं कर रहे। तो ये जो फैक्ट्री है गलत माल बनाने वाली, गलत कंस्ट्रक्शन कराने वाली, वो तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वहां के अहदेदारान है। जिस वक्त ये ऑर्डर जारी हो रहे हैं ना कि इस बिल्डिंग को बम से उड़ा दो, उसी वक्त इस शहर में 100 से जायद इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही होंगी और यही एसबीसीए के लोग करवा रहे होंगे। तो अगर किसी बिल्डिंग को उड़ाना चाहिए वाकई बम से, तो मेरी इस्तदा है चीफ जस्टिस साहब से कि वो एसबीसी की बिल्डिंग को उड़ाएं और कुछ लोगों को उसके अंदर डाल के उड़ाएं। यकीन करें शहर का अमन बिल्कुल सही हो जाएगा, यहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी और पाकिस्तान में के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। अदर देन दैट ये सारी चीजें एक जुल्म के कैटेगरी में आ जाएगी और उन मासूम लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा और ये ठीक बात नहीं है। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, आपकी तरफ से ये मशवरा भी नस्ला टावर के मुतासरीन को दिया गया था कि इसमें जो शामिल बिल्डर्स हैं उनका एक पूल बनाया जाए और उनसे मार्केट रेट पर पैसे तलब किया जाए, तो ये जो चीज़ है ये फिजिबल है आपके ख्याल में? मुमकिन हो सकता है ऐसा अगर कर लिया जाए तो? बिल्कुल फिजिबल। देखिए जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं अगर फर्ज करें, एक तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास बिल्कुल 1.25 अरब रुपए हैं, कोई मसला ही नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट पिछले 13 सालों में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 10,242 अरब रुपए इसको मिले। 10,242 अरब रुपए एनएफसी अवार्ड में की मद में 13 सालों में इनको मिल चुके और ये खा गए हैं ना। सिंध में जो है वो खाक उड़ रही है, धूल उड़ रही है, तो 1.25 अरब रुपए तो कोई मसला ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ एसबीसीए की एक दिन की रिश्वत है ये। और अगर फर्ज करें कि ये कहते हैं नहीं है, तो फिर ये जो बिल्डर्स हैं, आबाद जो बिल्डर्स एसोसिएशन है, वहां पर हजारों की तादाद में, आई थिंक मोर देन 5,000 बिल्डर्स हैं, उनमें से 100 लोगों को, 110 लोगों को चुना जाए, आबाद खुद सेलेक्ट करें, वो लोग जिनके आगे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं शहर में और वो बिलियनर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदा हो जाए कि भाई इनकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अप्रूवल आज ही जो है वो तमाम नक्शों को देखकर पास कर ली जाए और उसकी जो फीस है वो फीस बजाय हुकूमत को जमा कराने के वो इस मुतासरीन को जमा करा दें। अगर 1-1 करोड़ रुपए भी वो देते हैं ना तो 110 करोड़ रुपए बनते हैं। इन गरीबों का, इन मिस्कीनों का, इनको कंपनसेट हो जाएगा, इनको मार्केट रेट से पैसे मिल जाएंगे, ये चले जाएंगे। हुकूमत का भी नुकसान नहीं है और उन बिल्डर्स का भी नुकसान नहीं है। उनके अगले प्रोजेक्ट जो है वो इसी फीस में अप्रूव हो जाएंगे और आराम से मसला हल हो सकता है, ताकि कोई प्रेसिडेंस जो है वो गलत ना। देखिए जुल्म जो है ना, जुल्म एक मजलूम की पुकार जो है वो अर्श को हिलाती है। तो ये इस शहर वैसी बहुत ज्यादा दुखी है, वैसी हम कभी बारिश में मरते हैं, कभी हम नाले भर जाते हैं तो हम मरते हैं, करंट लगकर यहाँ पर नौजवान मरते हैं, यहाँ पर जो है वो जरा सी बात में यहाँ पर जो है वो मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। कोई कचरा उठाने वाला नहीं है, कोई जॉब देने वाला नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे मौके देखे हैं कि जहां पर लोगों ने, आवाम ने मसल पावर यूज की है, क्लैशन कोफे लटका कर खड़े हो गए। वहां किसी की मजाल नहीं है कि वो जाकर बिजली काटे, वहां किसी की मजाल नहीं है कि जहां पर वो जाकर वो जो है पानी की लाइन काटे। कराची के लोग शरीफ हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, वो कानून को हाथ में नहीं लेते हैं। तो वाटर बोर्ड चला गया, जाकर पानी की लाइन काट के आ गया, के इलेक्ट्रिक चला गया, जाकर जो है वो बिजली काट कर आ गया, गैस वाले चले गए, जाकर जो है वो जो गैस काट के आ गए। यहां पर 1,000 इलीगल कनेक्शंस पे चीजें चल रही हैं, वहां पर जाते हुए जान जाती है, इसलिए कि वहां पर आपको पता है कि सीधा सीधा फायर आएगा आपके ऊपर। ये ना करें। एक गरीब मजलूम आदमी अगर वो अगर आप उसको दीवार से लगाएंगे ना, तो शरीफ आदमी जब अपने मरने का सोच ले, उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं।
صحیح, اور یہ کنیکشنز کاٹنے کی وجہ سے ابھی ہمارے نمائندے سے ہماری بات ہوئی, لوگ بہت اذیت میں ہیں, بہت مشکل میں ہیں. اچھا مجھے یہ بتائے گا مصطفیٰ کمال صاحب کہ پولیٹیکلی آپ کون سمجھتے ہیں, کون ذمہ دار ہے؟ یقیناً جن اداروں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا وہ انوالو تو ہیں ہی, لیکن 2013 میں پیپلز پارٹی کی وہاں پر حکومت ہی تھی, تو کون, آپ کا کیا خیال ہے, یہ ادارے خود سے تو نہیں کر سکتے, کسی بھی سیاسی جو ہے وہ انوالومنٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا یہ کام؟ دیکھیے میں تو اپنی بات ہی نہیں کرتا, میں تو چیف جسٹس صاحب کے جو کومنٹ سنتا ہوں, اخباروں میں جو چیزیں چھپتی ہیں, ہیڈ لائنز بنتی ہیں, ٹی وی پہ جو خبریں چلتی ہیں, وہ خود چیف جسٹس, آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے اور ججز نے بلا کر پروونشل گورنمنٹ کے چیف منسٹرز کو اور وزیروں کو سامنے کھڑے کر کے یہ بتایا ہے کہ تم جو ہے وہ ڈاکو ہو, تم کرپشن والی ہو سرکار ہو, تم نااہل ہو. تو مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, چیف جسٹس خود یہ بات کر رہے ہیں, کورٹ یہ خود بات کر رہی ہے, تم کرپٹ ہو, یہ کہا ہے. ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ یہ کومنٹس پاس ہوئے ہیں. میرا صرف اتنا سا کنسرن ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں, میں اس گمان میں ہوں کہ میری آنریبل چیف جسٹس اور میری آنریبل سپریم کورٹ, اس کو مسائل پتہ نہیں ہے, ان کی کرپشن پتہ نہیں ہے. جس دن پتہ چل جائے تو وہ ان کو بند کر دیں گے, گرفتار کر لیں گے اور ختم کر دیں گے انہیں. لیکن جب میں ایک عام آدمی کے طور پر یہ دیکھتا ہوں کہ بھئی چیف جسٹس صاحب کو تو سب کچھ پتا ہے, یا سپریم کورٹ کو تو سب کچھ پتا ہے, اور اس کے پتا ہونے کے باوجود صرف کومنٹس پاس ہو رہے ہیں اور ان کو اس پہ فیصلے نہیں ہو رہے, تو میں ایز اے کامن سٹیزن آف پاکستان, میرے دل میں مایوسی آ جاتی ہے, میں ہوپ لیس ہو جاتا ہوں, میں نا امید ہو جاتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو پتا ہونے کے باوجود کہ یہ سامنے والا ڈاکو ہے, اور وہ ڈاکو جو ہے وہ آرام سے اس کے بعد گھومتا پھرتا نظر آ رہا ہے, تو پھر غضب خدا کا پھر کون پکڑے گا اس ڈاکو کو؟ تو یہ سپریم, یہ پروونشل گورنمنٹ 13 سالوں میں اس نے اس کراچی کو تھر بنانے کی کوشش کی ہے کہ وہ تھر کا کوئی گاؤں بن جائے کراچی نا, چونکہ اس میں ریزیلینس اتنی ہے. دیکھیں آپ پینے کا پانی نہیں دے رہے, آپ ہماری لائنوں میں جو پانی آتا تھا اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد, اس لائنوں کا پانی چوری کر کے اربوں روپے کا پانی ہمیں ہی بیچتے ہیں اس شہر میں. ایک کچرا نہیں اٹھا رہے, 1.5 لاکھ نوکریاں دی گئی, ایک شہر کراچی حیدرآباد والوں کو ایک نوکری نہیں ہے. کوٹا سسٹم ان کے بڑوں نے نافذ کیا, یہ والی نسل ان کی جو ہے وہ اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی, وہ اس کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنوا کر لوگوں کو نوکریاں دے رہی ہے. یہ سارا ظلم جو ہے نا, یہ کہیں ہوا میں اڑ نہیں جائے گا, یہ لاوا پکڑا ہے. ہم نے بڑی سینسیبل پولیٹکس کی ہے. میں نسلی فسادات کی بات نہیں کر رہا, میں نسلی تعصب کی بات نہیں کر رہا. میرے پاس آج پختون بھی ہے, مہاجر بھی ہے, سندھی بھی ہے, بلوچ بھی ہے, لیکن جہاں پر ظلم ہوگا, جس کے ساتھ ظلم ہوگا, اس ظلم کو ظلم کہنا ہم پر فرض ہے, ورنہ ہمیں مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا. پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کے اداروں کو میں کہتا ہوں یہ فیڈرل گورنمنٹ ناکام ہو گئی, یہ پروونشل گورنمنٹ ناکام ہو گئی. خدارہ کراچی جو کہ پاکستان چلانے والا شہر ہے, اس شہر کو اس طرح سے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں گروی نہ چھوڑیں. خدا کے واسطے, خدا کے واسطے ہمیں بچائیں. بہت شکریہ جی. سابق میئر کراچی اور چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بعد میں ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آؤں گی, اور کچھ سجیشنز جو ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے بھی آئیں. اوبیسلی ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ کتنی پریکٹیکل ہے, اور اگر پریکٹیکل ہے تو پھر کیوں جو ہے وہ لوگوں کا حق اس طرح سے غصب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر میرے خیال میں دینا چاہیے, اگر کسی کا نقصان نہیں, وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کا بھی نقصان نہیں ہوگا اور بلڈرز کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا, جو بنا رہے ہیں تو ایک بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے. دیکھیں عائشہ, بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ سیاستدان جو ہے جب اس جگہ پر جاتا ہے تو اپنی سیاست کی بات کرتا ہے. آباد وہاں پر اتنے دنوں سے بیٹھی ہے, وہ اپنے بلڈرز کو بچانے کی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بلڈر نے کیا کر دیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا, کسی طریقے سے اس بلڈر کے پیسے بچ جائیں. تو ہر فرد جو ہے وہاں پر اپنی بوٹی لینے کے لیے جاتا ہے. کسی کو اس بکرے کی فکر نہیں ہے کہ جو بکرا لوگوں کا بکرا ہے, جو لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے آیا. یہ اتنی بڑی بلڈنگ بنتی رہی, سب کچھ ہوتا رہا, وہاں پر فلیٹ بکتے رہے, سب کچھ ہوتا رہا, لیکن اب جو جا رہا ہے وہ اپنی بوٹی لینے کے لیے جا رہا ہے. سیاستدان چاہتا ہے کہ وہ اپنی بوٹی لے کر آ جائے, حکومت چاہتی ہے کہ وہ اپنی بوٹی لے کر آ جائے. کراچی کے اگلے جو بلدیاتی انتخابات ہیں, یہ عام انتخابات جو بھی اب کراچی کے اندر ہوں گے, ہر بندہ اس کے اندر سے اپنا حصہ ڈھونڈ رہا ہے, جذباتی باتیں کر رہا ہے. یہ بلڈنگ لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے. یہاں پر جو ہے وہ سیاستدان جا کے کہا کرتے تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت سارے ایسے سیاستدان تھے جو کہتے تھے کہ لڑ جائیں گے, مر جائیں گے, کٹ جائیں گے. وہاں سے لوگ ایک ایک کر کے جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ جس وقت آپ جس طرح کی باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں, سپریم کورٹ کے حکم کے آگے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات کا کریڈٹ سپریم کورٹ کو آپ کو دینا پڑے گا, یہی کراچی
कराची था, यहाँ पे आज भी गैर कानूनी तामीरात हो रही है। मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि कराची के बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA जो है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसकी आधे दिन की आमदनी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। आज भी कराची में 40-40 गज के प्लॉट के ऊपर जो है वो किटकैट जैसी बिल्डिंगें बन रही है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही है, गैर कानूनी तामीरात हो रही है, पोर्शंस बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है इस कराची के अंदर, लेकिन मसले का हल नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मसले का हल किया है, कराची के अंदर बहुत सारी गैर कानूनी तामीरात को रोका है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से एक मामला और ये भी हुआ है कि गैर कानूनी तामीरात का रेट बढ़ गया है, और जाहिर है कि जो छोटा बिल्डर था वो इससे निकल गया है, कुछ बड़े बिल्डर हैं जो अब भी ऐसे कर रहे हैं। इसके अलावा ये हुआ है कि कराची में ब्यूटिफिकेशन का जो मामला था, बहुत सारी बड़ी बड़ी दीवारें थी उन सारे पार्क्स और ग्राउंड्स के आगे के, जिसको चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के बाद वहां से रिमूव किया गया और कराची का एक थोड़ा सा मुनासिब सा नक्शा नजर आया है। तो बहरहाल चीफ जस्टिस साहब की कोशिश तो यही है कराची को उस तरफ लेकर जाएं कि जहां पे, क्योंकि खुद कराची के रहने वाले हैं, कि जहां से कराची को जो है वो शनाख्त की जाती थी। मसले का हल आपने पूछा, बिल्कुल जी। हाँ, अब एक लाइन में कंप्लीट कर लीजिए, वक्त हमारे पास चूंकि खत्म हो गया है। मसले का सिंपल सा यही है, कंपनसेट करना चाहिए, रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत के लिए अरब सवा अरब रुपए कोई मसला नहीं है, लोगों को पैसे दें, वहां पे इस बिल्डर का जो प्लॉट है उसको बेचें, पैसे पूरे करें। ठीक करते हुए अगर किसी के साथ जुल्म हो जाएगा या नाइंसाफी हो जाएगी तो वो एक बड़ी ही गैर मुनासिब, बिल्कुल हुकूमत का काम है जुल्म से बचाना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में। वेलकम बैक। रबीउल अव्वल का महीना आता है तो मुल्क भर में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। जाहिर है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तज़किरा इतनी बड़ी सादत है कि इससे बड़ी कोई और सादत एक मुसलमान के लिए हो ही नहीं सकती। बहैसियत मुस्लिम हर फर्द की कोशिश होती है कि वो अपने नबी से मोहब्बत का इजहार बढ़ चढ़ कर करे। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का महीना आते ही अवाम तक़रीबात का इनक़ाद करती है, नातिया, मुआशरे, मनक़बत और जलसे जुलूस वाक़ होते हैं। मसाजिद, तालीमी इदारों, घरों, दरबारों, शाराओं को चरागां किया जाता है। अक़ीदत और मोहब्बत के जज्बात से सरशार हर मुस्लिम इबादत में मशगूल होता है, लेकिन हमारे मुआशरे में तेजी से पज़ीराई हासिल करने का जुनून इस हद तक पागलपन में बदल चुका है कि हम ना तो किसी मजहबी त्यौहार की अहमियत को समझते हैं और ना ही समाजी रिवायात को। रवा महीने 12 रबीउल अव्वल के दिन मुल्तान में इस्लामी इक़दार के नाम पर अजीबो गरीब हरकत सामने आई हैं, जिस पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जानिब से काफ़ी बरहमी का इजहार किया गया। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में लड़की को हूर के तौर पर पेश किए जाने पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बरहमी का इजहार किया है। काउंसिल ने करार दिया है कि इस्लाम में खवातीन को हूर बनाकर पेश करना इंतहाई गलत इकदाम है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए मयार मुकर्रर करने की तजवीज़ भी दी है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में डॉक्टर किबला अयाज की ज़ेर सदारत इस्लामी नजरियाती काउंसिल का एक इजलास हुआ, जिसमें रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक करारदाद पर बहस हुई। इजलास के दौरान 12 रबीउल अव्वल पर मुल्तान में खातून को हूर के तौर पर पेश करने पर मेंबरान ने इजहार बरहमी किया है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का कहना था कि इस्लाम में इस तरह खवातीन को हूर बनाकर पेश करना एक इंतहाई गलत इकदाम है। मजहबी रसूमात में बाजारी तर्ज के इकदामात की हम शदीद मुखालफत करते हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने नात खानी, मरसी, कसीदे और नूहे को गाने की तर्ज पर पेश करने की भी मुखालफत करते हुए मजहबी रसूमात और मजहबी अकायद की अदायगी के मौके पर एक मयार मुकर्रर करने की तजवीज़ दी है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस मयार की पाबंदी को आखिर लागू जो है वो कैसे किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर किबला अयाज साहब, चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर किबला अयाज साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या वजह है कि हम देख रहे हैं कि मुआशरे में इस तरह की मिसालें सामने आ रही हैं, आवाम को इस्लामी तालीमात से आगाही नहीं है, शाऊर नहीं है, या फिर आपको लगता है कि मशहूरी के लिए या एक नाम कमाने के लिए जी कि पता नहीं कौन सा ऐसा अनोखा काम कर दिया गया है, उस नाम के लिए जो है वो इस तरह की हरकत की जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत अहम मौजू पे मेरे साथ रब्ता किया। यकीनन आपकी बात बिल्कुल सही है कि माशरे के अंदर जो हमारे कदीम रिवायात थी, जो हमारे माशरती अक़दार थे, वो शिकस्त और रेख्त का शिकार हैं। और मज़ाहिर जो है यानी आउटवर्ड इजहार जो है उसको बड़ी अहमियत हासिल हो गई है। सोशल मीडिया की वजह से बिलखुसूस ये रुझान जो है ये बहुत बढ़ गया है। बजाय इसके कि जो असल तालीमात हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी तरफ आया जाए, इस किस्म की हरकतें की जाती हैं। जिस तरह मुल्तान में ईद मिलाद के जुलूस में एक औरत को या ख्वाजा सरा को हूर के तौर पर पेश किया गया और इस तरीके से एक मजमा इकट्ठा करने की कोशिश की गई। यकीनन ये वो तरीका नहीं है